वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग फुल सिलेबस केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका भी पैटर्न सिमिलर है जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। इसमें भी 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में टोटल 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स या डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, इसीलिए टोटल 10 मार्क्स हो गए। सेक्शन बी में टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो सेक्शन बी टोटल 18 मार्क्स के हो गए। सेक्शन सी में भी टोटल 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल 27 मार्क्स आ गए। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, इसीलिए टोटल 15 मार्क्स हो गए। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास ईच क्वेश्चन में और होगा, मतलब इंटरनल चॉइस होंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन ए है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें MCQ लिया गया है। तो फर्स्ट है हमारा सेलेक्ट द करेक्ट वन। मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का मोलरिटी हमने 11th में भी कैलकुलेट किया है, 12th में भी कैलकुलेट किया है। तो 55.56 मोल पर लीटर आएगा। तो ये कैसे आएगा, ये निकालने के लिए हमने बताया था जो वाटर का डेंसिटी है, यहाँ से हम लोग लेते हैं मैक्सिमम 1 ग्राम पर ml होती है। मतलब अगर मास ऑफ वाटर 1 ग्राम लें तो वॉल्यूम हमें 1 ml लेना होगा। तो मास से हम लोग क्या करेंगे, अब प्योर वाटर है, इसमें कोई सॉल्यूट तो लेंगे नहीं, हम लोग सॉल्यूट भी इसी को कंसीडर करेंगे। तो मोल जो निकालेंगे वाटर का, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मास बाय मोलर मास 1/18 मोल। वॉल्यूम ml में है, वॉल्यूम लीटर में चाहिए मोलरिटी के लिए, तो मोलरिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ml में है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो 1/18 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000/1 मोलर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 55.555 आते रहता है, जिसको हम लोग 55.56 मोलर लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ा है रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। इसमें चेंज इन वॉल्यूम जो है मिक्स करने के बाद 0 होना चाहिए, चेंज इन एंथैल्पी 0 होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर होता है। तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H मिक्स 0, डेल्टा V मिक्स 0, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी में ग्रेटर देन लेस देन है दोनों, तो ये नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन होगा, जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा एक्वस या मोल्टेन स्टेट में, क्योंकि जो चारों ऑप्शन है हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट का दिया है। अगर मेटेलिक कंडक्टर रहता तो हम लोग उसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसीलिए इसमें देखेंगे हम लोग आयंस के फ्लो। ठीक है, तो देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो गुड कंडक्टर होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो बैड कंडक्टर होगा। तो सोडियम एसीटेट सॉल्ट है तो गुड कंडक्टर, इथेनॉल कोवैलेंट कंपाउंड है, अल्कोहल है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए ये बैड कंडक्टर होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हमें बताना है रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट जो होता है ये होता है मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है पर सेकेंड, तो मोल पर लीटर का पावर आ जाएगा -1 पर सेकेंड। तो मोल इन्वर्स लीटर पर सेकेंड, तो मोल ये नहीं आएगा, मोल इन्वर्स लीटर पर सेकेंड बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनाइड्स। तो +3 हम लोग लेते हैं, इसका IUPAC नेम। इसमें डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों है, तो डबल बॉन्ड को लिस्ट पोजीशन देंगे 1 2 3 4 5 6। तो लेकिन जो सब्सटीट्यूएंट है ब्रोमीन और क्लोरीन, इसको हमेशा हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, तो देखो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको हम लोग वैसे साइक्लोहेक्स 1 इन लिखते तो वो भी ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन ऑप्शन में साइक्लोहेक्सीन है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल में क्या होगा, बेंजीन के साथ CH2OH है। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल हो गया। साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेन के साथ OH ग्रुप है, तो ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। फिनॉल,
फिनॉल में बेंजीन के साथ बेंजीन के साथ OH ग्रुप होगा फिनॉल में। ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसके साथ OH। तो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक फिनॉल होगा, तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट गया। फिनॉल के बाद तीसरा है मेटाक्लोरोफिनॉल। तो क्लोरो जो है मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे ये -I इफेक्ट का काम करेगा, -I ग्रुप हो गया। -I ग्रुप एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है, तो फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक मेटाक्लोरोफिनॉल आएगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। साइनाइड का क्या कर दिया गया है, रिडक्शन कर दिया। तो रिडक्शन करने से क्या होगा, साइनाइड एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, एक कार्बन है CH2, इसके साथ NH2 आ जाएगा, तो CH3 CH2 NH2। ये हमारा ऑप्शन बी है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज आर। लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विटामिन ए का केमिकल नेम जो है हमारा रेटिनोल होता है, डी ऑप्शन है रेटिनोल, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेक्शन ए डिस्कस कर लिया। अब सेक्शन बी के लिए हम लोग एक बच्चे का पेपर शेयर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म्स कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लिगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंड को डिफाइन करना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का पहला डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ लिगेंड्स दैट आर बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स से अच्छा इसमें रहता नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड। तो इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड लिखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड दैट आर बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जैसे NiCO4 है, तो निकेल के साथ CO मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो एक ही है, तो 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। FeCO5 में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया Fe का। लिगेंड दीज आर डिफाइंड एज दी कंपाउंड्स और आयंस या मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, जैसे ये हमारा कंपाउंड है, इसमें CO हमारा लिगेंड हो गया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट IUPAC नेम। तो देखो हमारा लिगेंड अमोनिया और सल्फेट है, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो कॉपर का निकालना है, तो X मान लो, अमोनिया न्यूट्रल है 0, सल्फेट का -2 होता है इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू +2 आ गई। अब सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे अमोनिया और सल्फेट। तो ए पहले आता है एमाइन का, तो टेट्रा एमाइन, सल्फेट एक ही है, तो सल्फेटो कॉपर सेकेंड। अब इसमें देखो NiN है, तो X साइनाइड का -1 होता है, 6 है, तो -6 इक्वल्स टू -2, तो X की वैल्यू आ गई +4। तो 6 है, तो हेक्सा साइनिडो निकलेट, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है तो सफिक्स ATE लगाएंगे, निकलेट ऑक्सीडेशन स्टेट 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम एड्स टू दैट मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन एडेंडम टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेंस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे Br आएगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ हाइड्रोजन आया। दिस इज मार्कोनिकोव एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल बाय लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट से डिस्टिंग्विश करना है। तो लुकास टेस्ट के लिए हम लोग लुकास रिएजेंट यूज करते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl। ठीक है, तो टर्सरी में अगर हम लोग लुकास रिएजेंट डालेंगे तो टर्बिडिटी इमीडिएट आ जाएगा। ठीक है, टर्सरी रिएक्ट्स इमीडिएटली, रिएक्ट्स कैसे पता चलेगा, टर्बिडिटी शो करेगा। तो टर्बिडिटी अगर तुरंत आ गया तो टर्सरी अल्कोहल है। सेकेंडरी 2 से 5 मिनट में अगर टर्बिडिटी आया तो सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन करके हेलाइड बनाएगा 2 to 5 मिनट्स में। प्राइमरी अल्कोहल विदाउट हीट किए रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं देता है, तो इसमें टर्बिडिटी कभी नहीं आएगा। तो अगर टर्बिडिटी तुरंत आ गया तो टर्सरी है, 5 मिनट में आया तो सेकेंडरी है, नहीं आया तो प्राइमरी है। ठीक है, फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ, व्हाट इज कार्बाइलामाइन रिएक्शन। कार्बाइलामाइन रिएक्शन प्राइमरी एमाइन चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करते हैं। अगर यहाँ पे KOH सिर्फ लिखोगे तो यहाँ पे इथेनॉल लिखना पड़ेगा। तो एल्कोहलिक KOH से करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ,
एल्कोहलिक KOH के साथ एंड क्लोरोफॉर्म के साथ करेंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा, इसके साथ KCl एंड वाटर हमें मिलेगा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल लिया है, अगर मिथाइल एमाइन है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट, गिव सोर्सेस एंड डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन C एंड D। तो सोर्सेस ऑफ विटामिन C है सिट्रस फूड, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। डेफिशिएंसी विटामिन C से स्कर्वी होता है। विटामिन D का जो मेन सोर्स है सनलाइट है, एग है, इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल देना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 मार्क्स का है, तो इक्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अदर पार्ट सेकंड पार्ट भी है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल N2O कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करोगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर का नहीं पूछा है, हमने फर्स्ट ऑर्डर का भी एग्जाम्पल दे दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी एंड राइट अर्हेनियस इक्वेशन। पहले एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करोगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू अचीव थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है उसे थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को हमें माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अर्हेनियस इक्वेशन है इसी क्वेश्चन में। तो अर्हेनियस इक्वेशन होता है K = A एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT। अब इसमें K जो है रेट कांस्टेंट है, A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जिसे अर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं, EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है हम लोग केल्विन में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉलिजन थ्योरी, गिव एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कॉलिजन थ्योरी, 2 मार्क्स में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फेयर्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द इफेक्टिव कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपस में कॉलिजन होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, दिस इज कॉलिजन थ्योरी। नेक्स्ट सेक्शन C है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इफ़ सेम चार्ज या सेम अमाउंट ऑफ करंट फॉर सेम टाइम बोल सकते हो, या सेम चार्ज फ्लोज थ्रू different electrodes connected in series, then the mass of substance liberated or deposited at electrode is proportional to its equivalent mass। मतलब W is directly proportional to E। जैसे एक कंटेनर में AB इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरे में CD है, A यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ, तो WA/EA इक्वल होगा WB/EB। WA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA तो WA/EA K होगा। सिमिलरली WB/EB के, WC/EC के, WD/ED के, मतलब सारे जो हैं इक्वल होंगे। WA/EA इक्वल होगा WB/EB, इक्वल होगा WC/EC, इक्वल होगा WD/ED के। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है जब हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज करें प्रोटीन में तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, जैसे बॉइलिंग ऑफ मिल्क है या कोएगुलेशन ऑफ एग है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को छोड़ के प्रोटीन के बाकी स्ट्रक्चर सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो व्हेन प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन pH, its hydrogen bond get destroyed, the globules uncoil and helix get unfold, जिसके कारण इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन, इसके हो गया राइट 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। तो पहला हॉफमैन अमोनोलाइसिस किया, हेलो एल्केन का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है। अब अगर प्राइमरी एमाइन फिर से हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन कर लें तो सेकेंडरी एमाइन अगर फिर से कर ले रिएक्शन हेलो एल्केन के साथ तो टर्सरी एमाइन, एंड टर्सरी एमाइन फिर से हेलो एल्केन के साथ करने तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता है। मतलब अगर हेलो एल्केन मेजर अगर एक्सेस में ले लें तो प्राइमरी एमाइन मेजर नहीं बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट विल बी मेजर। बट अगर अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो प्राइमरी एमाइन इज मेजर प्रोडक्ट। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कर दो SnHCl से तो ये भी एमाइन देगा। तीसरा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, एमाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से ब्रोमीन के साथ करें तो प्राइमरी एमाइन बनेगा, इसके साथ KBr, K2CO3 और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर भी एलिमिनेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास,
4 में बोला गया है गिव 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7। तो ये पहले भी डिस्कस किए हैं। K2Cr2O7 Ki को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करेगा। ये लर्न करने का हमने मेथड बताया था। K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ K2SO4 क्रोमिक सल्फेट वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन Ki को I2 में कन्वर्ट कर देगा और जो पोटासियम है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटासियम सल्फेट जो हाइड्रोजन बचा है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ H2O बनाएगा। फिर दोनों में यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, फाइनल रिएक्शन हमें मिल जाएगा। सिमिलरली है ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ऑक्जेलिक एसिड के साथ किया तो ऑक्जेलिक एसिड को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, सेम रिएक्शन लिखेंगे। तीसरा किया है H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा। सेम रिएक्शन हमने इसका भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बताएंगे। द ग्रेजुअली लिखना है, डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनाइड सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये होता है ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ सबसेल। ठीक है, पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ सबसेल के कारण लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखो इन लेंथेनाइड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द लास्ट 4 f ऑर्बिटल ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड विथ ग्रेटर फोर्स ऑल्सो ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। मेन रीजन है ये ऑफ द 4 f इलेक्ट्रॉन्स द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ट बाय यूनिडेंटेड बाइडेंटेड हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, गिव एग्जांपल। यूनिडेंटेड लिगेंड होता है जिसके पास एक डोनर एटम होगा जैसे NH3 H2O क्लोराइड ब्रोमाइड एट्सेट्रा। बाइडेंटेड जिसके पास 2 डोनर एटम होगा ऑक्सलेट इथिलीन डायमाइन। और हेक्साडेंटेड वो होगा जिसके पास 6 डोनर एटम होगा जैसे कि EDTA4-। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर इफेक्ट्स कॉज्ड बाय फ्रियोन्स एंड DDT ऑन एनवायरनमेंट। तो फ्रियोन्स और DDT का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है। तो पहला है फ्रियोन्स के, इट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, तो ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग करता है और ओजोन डिप्लीशन का रीजन है। दूसरा है DDT, इट इज़ हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ लिख लो। इट अफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स एंड इट पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। It decreases the fertility of land. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, रिमर-टाइमन रिएक्शन एंड कॉल्वेज रिएक्शन। रिमर-टाइमन रिएक्शन फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करें तो ये इंटरमीडिएट बनता है। इसकी हाइड्रोलाइसिस करने से हमारे पास सैलिसल्डिहाइड बन जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड जिसे हम लोग सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। कॉल्वे रिएक्शन में फिनॉल को पहले फिनॉक्साइड में सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करेंगे NaOH से रिएक्शन करके, फिर सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट करेंगे 400 केल्विन पे। तो ये मतलब सैलिसाइलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा जिसके हाइड्रोलाइसिस से सैलिसाइलिक एसिड हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, गेटरमैन कॉच रिएक्शन एंड फ्राइज रीअरेंजमेंट। गेटरमैन कॉच रिएक्शन में बेंजीन का रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन बच्चे डिफरेंट है। गेटरमैन रिएक्शन में हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट से हेलो बेंजीन बनाते हैं। गेटरमैन कॉच में बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। फ्राइज रीअरेंजमेंट में जो हमारा एराइल एस्टर है, ये जो एस्टर है एराइल एस्टर मतलब जो अल्काइल है एसीटेट है, अल्काइल जो है वो एराइल है। अल्काइल के बदले जैसे अल्काइल अल्केनोएट होता है ना, तो अल्काइल के बदले हमने एराइल लिया, एराइल इथेनोएट। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलाइसिस करें, डाइल्यूट HCl डालें तो ये जो है हमारे पास प्रोडक्ट बनाएगा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो हाइड्रोक्सी एरोमेटिक कीटोन बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी और 4 हाइड्रोक्सी जो दोनों बनेगा, जिसमें 4 हाइड्रोक्सी विल बी मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन डी है। सेक्शन डी में हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन मोलेलिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलेलिटी और नॉर्मेलिटी को डिफाइन करना है। देन कैलकुलेट मोलेरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हैविंग 0.49 ग्राम ऑफ इट डिजॉल्व्ड इन 450 ml सॉल्यूशन, 450 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, तो पहले मोलेलिटी को डिफाइन किया, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट मोल पर केजी या मोलल बोलते हैं।
मैथमेटिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, नॉर्मेलिटी को डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या नॉर्मल। ठीक है, मैथमेटिकली लिखोगे नॉर्मेलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे लीटर में। मोलिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसमें हमें मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिया है 0.49 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया है 0.49 ग्राम है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 ml है। 450 ml वॉल्यूम जो है, मोलिलिटी नॉर्मेलिटी दोनों के केस में हमें लीटर में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 450/1000 लीटर। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मास दिया है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास जितना दिया है उसके सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास दैट इज़ 98 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मोल में आ जाएगा। अब मोलिलिटी निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल है हमारे पास 0.49/98, इसको डिवाइड कर देंगे 450/1000 से, तो 0.49/98 डिवाइडेड बाय 450/1000, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000/450 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मोलिलिटी आ जाएगा। अब नॉर्मेलिटी निकालना था, नॉर्मेलिटी होता है मोलिलिटी इंटू एन फैक्टर, मोलिलिटी हमारे पास निकल गया, सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर 2 होता है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। तो मोलिलिटी नॉर्मेलिटी दोनों कैलकुलेट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन आगे डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन कोरोजन ऑफ मेटल, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन को डिफाइन करना है, इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन बताना है। तो कोरोजन को डिफाइन किया है, फेनोमेना ऑफ डिटोरेशन ऑफ मेटल एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विथ वाटर या मॉइस्चर लिख सकते थे, और केमिकल्स सराउंडिंग द मेटल इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल। एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म पूछा है। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग में जो हमारा आयरन है ये एनोड का काम करता है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा Fe2+ + 4 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज किया है वो ऑक्सीजन H+ के प्रेजेंस में, H+ जो है H2O और CO2 ये दोनों कंबाइन करके H2CO3 बनाता है, और H2CO3 जो है इसकी टेंडेंसी है H+ देने की, तो ये H+ जो देगा इस H+ के प्रेजेंस में ये वाटर में कन्वर्ट होता है। तो आयरन ऑक्सीजन के साथ एसिडिक मीडियम में H+ के प्रेजेंस में Fe2+ बनाता है। ठीक है, अब ये Fe2+ वाटर और ऑक्सीजन के साथ Fe2O3 बना लेता है, और जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उसके साथ ये Fe2O3.XH2 हाइड्रेटेड फॉर्म में आता है, इसे ही हम लोग रस्ट बोलते हैं। अब NCERT में इसका डायग्राम भी है, इसमें हमें इसका डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। इसके ऑप्शन में है 3 रिएक्शन, ओल्फ किस्नर रिडक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन और स्टीफन। तो ओल्फ किस्नर रिडक्शन में हम लोग एल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ करते हैं, तो आइमाइन बनता है, हाइड्राजोन बनता है, हाइड्राजोन का फिर KOH और इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन में एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं PDBaSO4 के प्रेजेंस में इन द पॉइजन सल्फर। ठीक है ना, और जो सॉल्वेंट लेते हैं बॉइलिंग जैलिन लेते हैं तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बेंजोइल क्लोराइड लिया तो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे H होगा, ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टीफन रिडक्शन। साइनाइड का रिएक्शन SnCl2 और HCl से करें तो ये आइमाइन बनाएगा, आइमाइन हाइड्रोलाइसिस करने से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन छूट गया था डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाउ कैन यू कैलकुलेट मॉलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट विथ इट। तो पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हमें डिफाइन करना है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पहले क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज इक्वल हो जाए। ठीक है, और डिप्रेशन क्या होता है, जब हम लोग किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाएगा, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो देखो दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस in liquid phase is equal to its vapor pressure in solid phase. A solution will freeze when its vapor pressure equal to vapor pressure of pure solid.
और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है, तो सॉलिड का भी वेपर प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए, इसीलिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ ग्राफ में भी बताया, ये येलो वाला लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है, और जो हमारा येलो के बाद रेड वाला है, सॉरी ब्लू वाला है, ब्लू वाला जो है हमारा सॉल्यूशन का है। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ये फ्रोजन फॉर्म है सॉलिड, इधर लिक्विड है। अब क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी है। तो देखो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, और जितना डिक्रीज करेगा इसे बोलेंगे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यही बताना था। फिर इसका चाहो तो आप इक्वेशन बता दो। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी होता है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। के एफ को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा था, मॉलिकुलर, हाउ कैन यू कैलकुलेट मॉलिकुलर मास। तो अब इसके बाद मोलेलिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें M2 दैट इज मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो और वाला क्वेश्चन था सेकंड का, व्हाट इज कोहलॉस लॉ, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो at infinite dilution, when the dissociation of electrolyte is complete, each ion makes a definite contribution towards the molar conductivity of electrolyte irrespective of the nature of other ion with it associated। तो ये जो है हमारा कोहलॉस लॉ का स्टेटमेंट हो गया मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में भी हम बता सकते हैं, लेकिन हमें मोलर कंडक्टिविटी के टर्म पूछा है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में जो हमारा इक्वेशन होगा, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कैटायन के मोलर कंडक्टिविटी का सम प्लस एनायन के मोलर कंडक्टिविटी का सम। तो इस तरह से हम लोग इसे कौन सा क्या टर्म में बता देंगे। जैसे NaCl का निकालना है तो Na प्लस Cl माइनस, MgCl2 का निकालना है Mg2 प्लस का Cl माइनस का, 2 Cl है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एल्यूमिनियम सल्फेट का निकालना है तो एल्यूमिनियम का मोलर कंडक्टिविटी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी सल्फेट 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कोहलॉस लॉ का एप्लीकेशन बताना है वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए। तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, जैसे कि एसिटिक एसिड का निकालना है। तो एसिटिक एसिड में कौन से आयन है, एसीटेट और H+। तो हमें एसीटेट आयन चाहिए और H+ आयन चाहिए। तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें एसीटेट आयन हो, जैसे एसिटिक सोडियम एसीटेट लिया तो इसमें एसीटेट आयन है। अब ये वाला जो आयन है ये एक्स्ट्रा हो गया। दूसरा H+ के लिए HCl लिया, H+ आ गया हमें, Cl माइनस एक्स्ट्रा हो गया। तो अब जो एक्स्ट्रा हो गया तीसरा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे NaCl जिसमें दोनों है Na प्लस Cl माइनस। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों मिल जाएगा, ये दोनों एक्स्ट्रा है तो NaCl को माइनस कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका तीनों का मोलर कंडक्टिविटी अगर पता हो तो इसका मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है, राइट 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन के 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमें बताने हैं। ठीक है, तो ये भी NCERT से शेयर किया है पहले। तो पहला प्रिपरेशन हमने एसाइल क्लोराइड से किया है। तो पहले जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX कैडमियम क्लोराइड के साथ डाई अल्काइल कैडमियम बनाता है। फिर डाई अल्काइल कैडमियम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा नाइट्राइल से भी कीटोन बना सकते हैं। नाइट्राइल जो है, नाइट्राइल का रिएक्शन हम लोग कोई भी CH3 है, ये CH3 CH2 CN ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किया। ठीक है, नाइट्राइल का प्रिपरेशन, तो ये एडिशन कंपाउंड बनाएगा जिसके हाइड्रोलाइसिस से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन का फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। 3 हो गया। चौथा हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करके, जो कीटोन है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल से बनाएंगे। सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट कर दो 573 केल्विन पे, तो RC डबल बॉन्ड O R' प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। 5वां करना है हमें, कीटोन बनाना है तो सेकेंडरी अल्कोहल को हीट कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो। इसका हम लोग ऑक्सीडेशन जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज कर दो किसके साथ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो PCC PDC, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पेपर डिस्कस किया।